हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स इन लेबोरेटरी। आपके जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, वो सारे आज पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं और आपको क्या क्या हजार्ड्स है इसमें और सेफ्टी किस टाइप से करनी है आपको आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपकी कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं आपके जो यहाँ पे न्यू यूज़ होते हैं, उनसे आपको किस टाइप से क्या करना है, सेफ्टी करनी है और उनसे किस टाइप से आप जो आपकी प्रिकॉशंस है हिस्टोपैथोलॉजी लैब की, वो किस टाइप से आप कौन कौन से प्रिकॉशंस है और किस तरह से आपने उनको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें हम आज आपका इसमें पढ़ेंगे। आपका लास्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज देख लीजिए, आपका स्टार्ट करते हैं आपका सेफ्टी मेजर इन लेबोरेटरी। तो सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं आपके प्रिकॉशंस पे। देखिए, प्रिकॉशंस आपका यहाँ पे मैं थोड़ा आपका बेसिक्स बता देता हूँ आपको कि प्रिकॉशंस क्यों आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आपका, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आप क्या करते हो, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हो जो कि आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ नहीं करते हो। कुछ गैसेस आपकी यहाँ पे यूज़ होती हैं जो वहाँ पे आपका यूज़ नहीं होती है। जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे आपके अलग टाइप के यूज़ होते हैं, वहाँ पे अलग टाइप के यूज़ होते हैं। तो कुछ आपके जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ अलग टाइप के हो रहे हैं, उनमें आपका क्या क्या प्रिकॉशंस है, किस टाइप से आपको उनको क्या करना है, आपने मैनेज करना है ताकि आपको किसी टाइप का हज़ार्ड ना हो। तो वो सारी चीज़ आपको प्रिकॉशनली जो आपके प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब के बेसिस पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए आपका केयर टू बी टेकन दैट ऑल स्पेसिमेन दैट कम फ्रॉम ऑटोप्सी रूम आर सेक्शनड आफ्टर 3 days fixation in formalin. This ensure a reduction in infectivity of specimen. देख लीजिए, पहले मैं आपका ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपका कोई भी आप जब आपका कोई भी टिश्यू आप ऑटोप्सी के थ्रू आपका क्या करते हो, ऑटोप्सी रूम में लाते हो, तो उसके बाद उसको क्या है, फॉर्मेलिन में डाल देते हैं ताकि आपका क्या ना हो, प्यूट्रिफिकेशन हो और ऑटोलाइसिस ना हो। तो उसको 72 घंटों तक क्या किया जाता है, आपका फॉर्मेलिन में डाल के रखते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो जाए, आपका फॉर्मेलिन उसको अच्छे से क्या कर पाए, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दे। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो प्यूट्रिफिकेशन और आपका ऑटोलाइसिस होना था वो क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। तो मेन आपका सबसे पहला पॉइंट आपका इसके अंदर यही है कि आपको जब भी कोई भी आप क्या लोगे, टिश्यू लोगे, तो आपको उसको क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, कितने दिन तक करोगे आप, 3 दिन तक। ठीक है, आपका 72 आवर्स। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन फॉलो करनी पड़ती है आपकी फॉर्मेलिन में उसको रखने की। आप जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनमें आपको 72 आवर्स लेते हैं। कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जिनमें आपको क्या करना, थोड़ा लंबा टाइम भी लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो जो आपका पेशेंट है उसको किस टाइप की डिजीज़ है। अब देख लीजिए, आपके सेकेंड वाला पॉइंट देख लीजिए, इन केस सस्पेक्टेड टू बी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन नोज मास्क आर वॉर्न बाय ऑल पर्सनल डॉक्टर हु टेक टिश्यू सेक्शन सर्वेंट्स हु वॉश द टिश्यू ऑफ फॉर्मेलिन बिफोर सेक्शनिंग। देख लीजिए, इसमें आपका देख लीजिए आपका एक केस किस चीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस का। अगर जिस पेशेंट का हम क्या ले रहे हैं, आपका टिश्यू का सेक्शन ले रहे हैं, टिश्यू को लिया हमने ऑटोप्सी बायोप्सी की हमने उसके टिश्यू की, तो अगर उस पेशेंट को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस लग रहे हैं आपको, आप सस्पेक्टेड है आदमी, तो आपको क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी आपके लैब के अंदर काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं आपके या फिर सर्वेंट्स हैं जो उसको वॉश करेंगे या फिर जो सेक्शन काटेंगे, जितने भी आपके क्या है जो आपके लैब में काम करते हैं, उन सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका ये ट्यूबरक्लोसिस से इसमें सस्पेक्शन है आपका किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। तो उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपका मास्क यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके उनकी इनहेलेशन, वो इनहेल कर सकते हैं आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। अगर उन्होंने क्या कर दिया, वो बैक्टीरिया उनके आपके सर्कुलेशन में चला गया, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, आपका उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मास्क का यूज़ करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका सस्पेक्शन है आपका ट्यूबरक्लोसिस का।
तो सस्पेक्टेड जब भी आपको किसी भी बीमारी का लगे तो उस बेसिस पे क्या करना पड़ता है, आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का आपको ये लग रहा है, सस्पेक्टेड है आपका पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क यूज़ करने पड़ेंगे जितने भी आपके उस टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आएंगे या फिर उस टिश्यू पे जो भी प्रोसेस करेगा। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, इन केस वेयर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस इज सस्पेक्टेड, known HIV positive cases, blocks are to be dissected after 21 days in autopsy room itself and section taken there and then brought up for processing. This eliminates risk of HIV during handling and risk processing. अब देख लीजिए, आपका एक और आपका एक नया पॉइंट आया कि आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होते हैं, जो आपकी मोस्टली आपका जैसे HIV हो गया, जो आदमी को क्या कर देता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ह्यूमन की आपकी जो WBC होती है, फिर आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कमज़ोर बना देते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, जो अगर आप कोई भी क्या कर रहा है उस टिश्यू पे, क्या कर रहा है आपका उस टिश्यू का सेक्शन काट रहा है, तो उनको भी क्या होता है, HIV होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम टिश्यू को कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको 21 दिन तक क्या कर देते हैं, आपको फॉर्मेलिन में डाल देते हैं। 21 दिन तक फॉर्मेलिन में डालने से क्या हो जाता है, HIV का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिससे कि आपको जो आगे उसका प्रोसेसिंग करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके या फिर आपका लैब टेक्नीशियंस हैं, वो उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो उनको किसी टाइप का क्या नहीं होगा, डेंजर नहीं रहेगा। तो ये जो आपका है ये क्या करता है, रिस्क को एलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट लाइन देख लीजिए, दिस एलिमिनेट्स रिस्क ऑफ HIV ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, आपका टिश्यू प्रोसेसिंग और आपका जो हैंडलिंग है उसको क्या, जो रिस्क जो है उसमें वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिस्क नहीं रहेगा आपका, अगर आप क्या करते हो 21 दिन तक उसको आपको फॉर्मेलिन के अंदर रखते हो। अगला देख लीजिए, आफ्टर यूज ऑल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग सेक्शन आर फर्स्ट प्लेस्ड इन a gallon containing sodium hypochlorite solution for 1 hour, then washed with liquid soap and kept for drying. इसमें आपको क्या करना है, जब आपके इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर लोगे, जैसे आपने बीकर यूज़ किया या फिर आपका ड्रॉपर यूज़ किया, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, गैलन में डाल देना। गैलन में आपका क्या होना चाहिए, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट होना चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके बाहर का जो भी आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे लगा हुआ है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, वहाँ से आपके इंस्ट्रूमेंट से निकल जाता है। उसके बाद उसे आप सूपी वाटर में उसको क्या कर सकते हो, उसको धुल सकते हो और देन उसको ड्राई कर सकते हो। तो ये आपका करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देख लीजिए, प्लेटफॉर्म यूज फॉर द टिश्यू प्रोसेसिंग, सेक्शन कटिंग, डिसेक्शन, फर्स्ट स्वैब्ड यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, देन फॉलोड बाय सोप। आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ पे आप आपका क्या कर रहे हो, सेक्शन कटिंग कर रहे हो, आपका टेबल होगा कोई या फिर आपका जो डेस्क है उसके ऊपर, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको साफ करना पड़ेगा, किससे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, यानी कि उसके ऊपर जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी आपका कोई अनदर केमिकल है वो सारा क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद उससे सोप से भी आपने क्या करना है, धुलना है। तो ये आपका यहाँ पे आपका प्रिकॉशन है कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, डेस्क पे काम कर रहे हो, वो आपको क्लीन करना पड़ेगा बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम, पहले भी और बाद में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 6 पॉइंट, टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंटल मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ माइक्रोटोम, द माइक्रोटोम इज ऑलवेज केप्ट लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज। देखिए, जब आप माइक्रोटोम का यूज़ नहीं कर रहे हो, यानी कि आप सेक्शन कटिंग आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, या फिर सेक्शन कटिंग आप नहीं कर रहे हो, तो आपको माइक्रोटोम को क्या करना है, बंद करके रखना है, ताकि उसका जो व्हील है उससे क्या ना हो, किसी को कट ना लगे या फिर उससे किसी को क्या ना हो, इंजरी ना हो, या फिर उसकी जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको होल्ड करके रखने पड़ेंगे। जो होल्डर्स होते हैं, ब्लेड होल्डर होते हैं, उन पे आपको उसको होल्ड करके रखने। ये आपका ये क्या है, आपकी प्रिकॉशंस हो गया आपका इसका माइक्रोटोम का। वरना आपको क्या हो सकते हैं, नाइफ से क्या हो सकता है, काट सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डायमंड नाइफ्स होते हैं, ठीक है, और आपके ग्लास नाइफ्स होते हैं, तो उनसे क्या हो सकता है, आपके हाथ कर सकते हैं या फिर आपका कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आपका हाथ भी कर सकते हैं, या फिर आप काम कर रहे हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्या हो सकता है, उससे आपको क्या हो सकता है, हजार हो सकते हैं, आपका बीकर भी टूट सकता है उनके, तो उन पे लग के, तो वो सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको उससे दूर रखने हैं, और आपको जो माइक्रोटोम है वो आपको क्या करना है, जब काम नहीं कर रहे हो तो आप उसको बंद रखना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस थे आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए इवेल्युएटिंग लेबोरेटरी हजार्ड ऑन एंड ऑन प्रोसेस, ठीक है। आपके ऑन प्रोसेस के टाइम पे देखिए आपके हजार्ड्स कौन कौन से आपके हो सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपका जो, इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का मेंशन कर देता हूँ। देखिए आपकी जो लैब होती है उसमें क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग में आपका क्या यूज़ होता है, आपका क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, आपका बेंजीन यूज़ होता है। देखिए ये क्या होते हैं, आपके फ्लेमेबल होते हैं, बहुत फ्लेमेबल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। कंबस्टिंग होते हैं, ठीक है। गर्म होने पे एकदम से आपका क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं। तो इनमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिससे क्या होते हैं, इनको आपको बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी, और अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं, इनसे हजार्ड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इवेल्युएशन करना है कि आपके कौन कौन से आपके लैब के अंदर हजार्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका, देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ हजार्ड्स दैट माइट बी इनकाउंटर्ड इन लेबोरेटरी सेटिंग एंड सिचुएशन कैन चेंज फ्रिक्वेंटली even after you have identified and controlled all current risk. It is critical that you remain open to the possibility that new unexpected danger can arise. Periodically verify that the laboratory information card LIC and other hazards warning are current. Advise environmental health and safety whenever changes to the LIC are required. देखिए इसका बोलने का मतलब क्या है आपका, कि जो आपकी क्या होती है, आपने क्या करना है, इनकी लिस्ट बनानी है आपको, जो भी आपके हजार्ड्स है, पॉसिबल हजार्ड्स हैं आपके, और आपके अनएक्सपेक्टेड हजार्ड्स भी हैं आपके, वो सारे आपको क्या करने हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जो, और उसको आपको किस में आपको मेंशन करना है, आपके LIC के अंदर, यानी कि लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन कार्ड, कि आपकी हजार्ड्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो जिनकी चांसेस है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड चांसेस हैं जिनके भी, वो सारे आपको क्या करने हैं, LIC के अंदर मेंशन करने हैं। उसके बाद साथ में आपको एनवायरमेंटल हेल्थ और आपका सेफ्टी मेजर्स जो है आपके, वो सारे क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं। और एनवायरमेंटल हेल्थ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी गैसेस होती है जो लीकेज के बाद क्या कर देती है, इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती है। जैसे आपने आजकल सुना होगा रिसेंटली कि आपकी एक टॉक्सिक गैस जो है वो सिक्रेट हो गई थी, जिस वजह से क्या बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये इसी वजह से आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, लीकेज हो गई उनकी गैस। अब अभी तो उससे पहले क्या, जब वो काम कर रहे थे तो लीकेज नहीं हुई थी, ठीक है। जब वो बंद थी तो आपको इन्वायरमेंटल, उन्होंने क्या किया, उनका प्रॉपर जो उनका एक ये था, उनका जो सिस्टम था वो क्या था, इन्वायरमेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग था कि आपकी जो गैस है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लीकेज हो गई, जिस वजह से क्या हो गया, इन्वायरमेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ गया। अब देख लीजिए इन्होंने कैरी आउट वीकली इंस्पेक्शन ऑन द कंडीशन ऑफ, देखिए इन्फेक्शन क्यों करना है आपका। देखिए आपका क्या होता है, नॉर्मली क्या है, बेसिकली क्या है, आपके हजार्ड्स क्या होते नहीं है, क्योंकि केयर होती है। तो साथ साथ में आपकी जो आपकी क्या है, आपके ये है आपके डिफरेंट जो आपके ये होते हैं, फर्स्ट एड हो गया आपका, जिससे आपके क्या, जो आपके बचने के लिए आपके क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आपके, जिनसे आप आग बुझाते हो। तो उनका आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करने हैं वीकली, ताकि आपके वो क्या रहे, ठीक रहे। अगर आग उनमें क्या हो, बहुत बार क्या हो जाता है, सालों तक आग नहीं लगती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनके वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सपोज कभी आग लग गई तो आपने उनको क्या है, बहुत लंबे टाइम तक आपने उनको क्या उनका इंस्पेक्शन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है वो उनमें क्या है, कुछ एरर्स आ जाएं, वो अपने का उनका जो फंक्शन है वो क्या ना, वो प्रॉपरली वो फंक्शन ना हो उनका। तो उस वजह से क्या हो जाता है आपका, आपके लास्ट टाइम पे, जिस टाइम पे आपका ये होता है, कभी आपका कोई हजार्ड हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, वो काम नहीं करते, जिस वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उनका वीकली चेकअप करना है कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। उनको प्रॉपरली वीकली चेक करना पड़ेगा आपको। और साथ साथ में क्या है, उनको
चेंज भी करना पड़ता है अगर आपकी क्या एक लंबे टाइम तक को क्या उनका यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी भी क्या होती है वैलिडिटी होती है, तो उस वैलिडिटी की बेस पे उनको चेंज करना पड़ता है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपका फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो आपका आग बुझाने के काम आते हैं। इमरजेंसी वॉश डिवाइस सच एज आई वॉशर, ट्रेंच हाउस, रन दीज फॉर सेवरल मिनट एंड अपडेट इंस्पेक्शन टैग्स, ठीक है। आपको क्या इंस्पेक्शन टैग भी उन पर लगाने हैं कि इनका इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं, ये सही है, ठीक है, या फिर आपके इनमें क्या कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी, इंस्पेक्शन करनी वहाँ पे। फर्स्ट एड किट कंटेंट्स, ठीक है, आपने फर्स्ट एड किट कंटेंट्स चेक करने हैं कि आपके फर्स्ट एड कंटेंट्स खत्म तो नहीं हो गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे आपका डिफरेंट आपके फर्स्ट एड के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बर्न के लिए बताया था, कट के लिए बताया था, आपका एडेसिव टेप तो ख़त्म नहीं हो गया है, या फिर आपका एंटीसेप्टिक्स जो है उसके अंदर वो ख़त्म तो नहीं हो गए, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी वीकली। फ्यूम हुड एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइसेस, ठीक है। बहुत बार क्या होता है टॉक्सिक गैसेस सीक्रेट हो जाती है लैब में, उसके लिए क्या होता है फ्यूम हुड होता है और आपका वेंटिलेशन डिवाइस होते हैं। वेंटिलेशन डिवाइस से क्या होता था आपका, जो अगर कोई आपका आपकी टॉक्सिक गैसेस सीक्रेट हो गए तो उससे बचने के लिए क्या होता है वेंटिलेशन डिवाइसेस होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपका वेंटिलेशन डिवाइस ठीक है, आपका फ्यूम हुड ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ट्यूबिंग फॉर सर्कुलेटिंग वाटर, वैक्यूम गैसेस, केमिकल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, ताकि किसी टाइप का हजार्ड्स ना हो, और हजार्ड्स हो गया तो आपका क्या हो जाए, आप उस हजार्ड्स को क्या कर पाओ, जल्दी कंट्रोल कर पाओ। लेकिन अगर आपके पास जो कंट्रोल की आपकी जो क्या इक्विपमेंट्स है वो आपकी क्या हो गए, आपने उन्होंने वीकली चेक नहीं किया और वो क्या हो गया, उनकी फंक्शन में एरर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, हजार्ड्स जब होगा तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, वो उससे बच नहीं पाओगे। उसका जो एक फिक्स क्या है आपका, जो एक उसका उसकी जो क्या होगी क्वांटिटी होगी हजार्ड्स की होने की, वो क्या हो जाएगी, उसका परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देख लीजिए आपकी क्या क्या आपके यहाँ पे हजार्ड्स हो सकते हैं, किस किस के थ्रू हजार्ड्स हो सकते हैं। देखिए फ्लेमेबल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपका कॉरोसिव हो सकता है। ये तो आपकी केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू हजार्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका माइक्रोबियल डिजीजेस प्रोड्यूसिंग एजेंट एंड देयर टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, रिकेट्सिया, फंजाई। अगर आप क्या नहीं करोगे, जो मैंने बताया था प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ पे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ नहीं करोगे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फंजाई, रिकेट्सिया, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिजिकल एंड मैकेनिकल हजार्ड्स, ionizing and non-ionizing radiation, electrical, poor equipment design and work organization। उसके बाद आपका ट्रिपिंग हजार्ड्स, एक्सेसिव नॉइस और हीट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो सकती है, हजार्ड्स के अंदर आती है। अब इसके बाद प्रिकॉशंस देखने हैं आपके इनके लिए कि आपको प्रिकॉशंस किस टाइप से इनसे आपको प्रिकॉशंस यहाँ पे फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहले क्लास ए में आपकी कंप्रेस्ड गैसेस मोस्टली आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होते हैं, कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, उनसे भी क्या होते हैं बहुत सारे आपके हजार्ड्स होने के चांसेस होते हैं। उनको भी आपको क्या करना है, प्रॉपरली एक जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। देख लीजिए सिलेंडर में भी एक्सप्लोड इफ़ हीटेड एंड और डैमेज। देख लीजिए आपने एक रूल पढ़ा होगा गैस का, कि जब गैस को क्या होता है गर्म किया जाता है, तो गैस के जो बीच की क्या होती है आपको उनके बीच के जो आपके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपका कोई कंप्रेस्ड गैस है और आपने उसको हीट कर दिया कंप्रेस्ड गैस को, तो उसके बीच में क्या होता है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो एक्सप्लोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको उसको हीट से दूर रखना है। उसके बाद देख लीजिए सडन गैस इनसाइड। उसके बाद थर्ड है आपका द रिलीज ऑफ हाई प्रेशर गैस स्टीम में पंक्चर स्किन। अब देख लीजिए प्रिकॉशन देख लीजिए आप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल विद केयर। अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, हैंडल कर रहे हो, तो आपको केयर करनी पड़ेगी उसकी। कैसे, देखिए आपको क्या स्किन पे आपकी गैस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप स्किन पे गैस को छोड़ोगे तो स्किन क्या हो सकती है, पंक्चर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर सिलेंडर आर प्रॉपरली सिक्योर्ड, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सिक्योर करना पड़ेगा सिलेंडर्स को, ताकि वो उन पे क्या हो, हीट से दूर रहें, ठीक है। हीट से आपको उनको क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर की जो गैस है
उसमें किसी टाइप का क्या ना डिस्टर्बेंस नो, प्रेशर आपका उतना ही बना रहे। स्टोर अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट और फायर, यूज प्रॉपर रेगुलेटर, ठीक है, उसके अंदर जो आपके रेगुलेटर्स होते हैं उनका आपको प्रॉपरली यूज करना है। अब आ जाते हैं आपकी इस क्लास बी पे, फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल मटेरियल। देखिए फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल क्या होते हैं पहले। देखिए फ्लेमेबल वो होते हैं जो एकदम से क्या पड़ता है, आग पकड़ लेते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एकदम से क्या होता है, आपको फायर के नज़दीक आते हैं क्या हो जाते हैं, एकदम से आपकी हीट उनके एकदम से एक्सप्लोड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जलना स्टार्ट हो जाते हैं। कंबस्टेबल मटेरियल भी क्या होते हैं, जैसे हीट, जिनको हीट करते हैं और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हो गया आपकी कंबस्टेबल मटेरियल। में बर्न और एक्सप्लोड व्हेन एक्सपोज टू हीट, स्पार्क्स और फ्लेम्स, ठीक है, फ्लेम हो गया, स्पार्क हो गया, इनके कांटेक्ट में आते हैं कि एकदम से क्या हो जाते हैं आपके जलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपके बेसिक आपका इसका एग्जांपल दे तो एलपीजी गैस हो गया आपका। एलपीजी गैस क्या होती है, वो एकदम से अगर स्पार्क के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, अगर वो लीक हो गई तो स्पार्क के कांटेक्ट में आने, हीट के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, एकदम जलना स्टार्ट कर देती है। फ्लेमेबल बर्न्स रेडियली एट रूम टेम्परेचर, कंबस्टेबल बर्न व्हेन हीटेड, ठीक है, कंबस्टेबल का मतलब आपका जलना स्टार्ट हो जाती है रूम टेम्परेचर पे अगर हीट कर दिया उसको, ठीक है। और आपका फ्लेमेबल यानी कि बर्न हो जाती है रूम टेम्परेचर पे अगर उसको क्या मिल गया, कहीं स्पार्क मिल गया या फिर कहीं से कोई भी किसी टाइप की फायर मिल गई उसको, तो एकदम से जलना स्टार्ट हो जाता है। स्टोर अवे फ्रॉम द क्लास सी, देखिए क्लास सी क्या ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल से उनको दूर रखना है। ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल यानी कि सीधे सीधे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से उनको क्या रखना है, दूर रखना है। उसके बाद स्टोर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, स्पार्क और फ्लेम, हीट से दूर रखना है, स्पार्क से दूर रखना है और फ्लेम से दूर रखना है आपको। जो भी आपके फ्लेमेबल होते हैं, फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गैसेस होगी, बहुत सारे मोस्टली गैसेस है, उन गैसेस को क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है आपकी जहाँ पे फ्लेम यूज होती है। डू नॉट स्मोक नियर दीज मटीरियल, ठीक है, स्मोक नहीं करना है लेबोरेटरी के अंदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी की, जब मैंने आपको प्रिकॉशन बताया था। स्मोक नहीं करना है, ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, खाना नहीं खाना है आपको वहाँ पे, तो खाना नहीं खाना है, स्मोक नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी इससे क्या है, ह्यूमन को खुद भी आपका हजार्ड्स हो सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्मोक के थ्रू बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और आपका अगर वो फ्लेम वहाँ पे लीक हो गए, फ्लेम के साथ क्या हो गया, रिएक्शन हो गया किसका, स्मोकिंग के थ्रू, स्मोकिंग के टाइम पे फ्लेम के साथ अगर रिएक्शन हो गया किसी गैस का, तो आग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। उसके बाद क्लास सी देख लीजिए, आपके ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल। ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एकदम से आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं क्या हो जाते हैं, उनको उसमें उनमें चेंजेस स्टार्ट होते हैं। कैन कॉज अदर मटेरियल टू बर्न और एक्सप्लोड बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होने के मतलब ऑक्सीजन को एकदम से क्या करते हैं, आपका कलेक्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से एकदम से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और बहुत बहुत सारे आपके जो अनफ्लेमेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको जलाने में मदद करते हैं। मे बर्न स्किन और आई टू ऑन कॉन्टेक्ट, इनके कॉन्टेक्ट में आपके आई, स्किन और आई कॉन्टेक्ट में आने से क्या हो सकते हैं, आपको हजार्ड्स हो सकते हैं। ये देख लीजिए, इसके प्रिकॉशन देख लीजिए। स्टोर अवे फ्रॉम द बी, देखिए बी और सी को दूर दूर रखना है, सीधे सीधे आप इतना समझ लीजिए। फ्लेमेबल कंबस्टेबल गैसेस हो गए जो भी आपके हैं क्या है, और आपके जो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, इनको दोनों को आपको दूर दूर रखना है। फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल से इनको दूर रखना है, फ्लेमेबल से आपको दूर रखना है। उसके बाद स्टोर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट एंड इग्निशन, ठीक है, इग्निशन और आपकी हीट से इनको दूर रखना है। इग्निशन यानी कि आपकी कोई भी रेड हॉट होते हैं, जैसे आपका रेड हो, बहुत सारी क्या हो जाते हैं, जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, तो इग्निशन हो गया। और आपका हीट हो गया, हीट से भी इसको दूर रखना है। वियर एंड रिकमेंडेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, ठीक है, आपको क्या करना है, क्लोथिंग, आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग रखनी है, जैसे आपके आँख में चश्मा होना चाहिए, ठीक है, ग्लासेस होने चाहिए, और आपका मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ में आपकी ग्लव्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहन के रखनी पड़ेगी जब आप इनका यूज़ करोगे। क्लास डी, पॉइजनस एंड इन्फेक्शियस मटेरियल। पॉइजनस और इन्फेक्शियस मटेरियल देख लीजिए आपका, मटेरियल कॉजिंग इमीडिएट एंड सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स, गैसेस हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस होती हैं आपकी, या फिर आपकी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये जो आपकी डायरेक्ट क्या करते हैं, हेल्थ पे इफेक्ट डाल देंगे। मे कॉज इमीडिएट डेथ और सीरियस इंजरी इफ़
इनहेल्ड, swallowed और absorbed थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू अंदर जा सकता है, इनहेलेशन के थ्रू अंदर जा सकता है, swallowing के थ्रू अंदर जा सकता है, ठीक है। कहीं से भी आपको अंदर के चला गया तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, इतना ज़्यादा हाईली हजार्ड्स देता है ये। अवॉइड इनहेलिंग गैस और वेपर्स, आपको क्या करना है, मास्क लगाना है। मास्क से क्या होता है, फिल्टर होकर जाती है गैस, यानी कि आपके जो बेसिक, आपका जो बेसिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा वही क्या होगा, आपका नाक तक जा, नोज तक जा पाएगा वो क्या है, और बाकी जो टॉक्सिक गैसेज होंगी वो बाहर रह जाएंगी, ठीक है। साथ में इनसे क्या होना, दूर रहना है आपको, टॉक्सिक गैसेज से दूर ही रहना है। अवॉइड स्किन एंड आई कॉन्टैक्ट, किसी भी टॉक्सिक गैस, किसी भी टॉक्सिक आपका केमिकल है उससे क्या करना है, आपकी स्किन को और आई कॉन्टैक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है, उससे दूर रहना मतलब। वी आर द रिकमेंडेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, ठीक है। जो आपको क्लोथिंग आपको क्या करना पड़ेगी, जो आपके क्लोथ्स होते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करनी पड़ेगी। डू नॉट ईट, ड्रिंक और स्मोक नियर दीज मटीरियल, ठीक है। टॉक्सिक मटीरियल के नज़दीक अगर आप क्या करते हो, ड्रिंक करते हो, खाते हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड, तो वहाँ से क्या हो सकता है, आपके फूड के साथ वो कनेक्ट होकर आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, जिससे क्या हो सकता है, आपको आपकी हेल्थ में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं टॉक्सिक गैसेस अगर बॉडी के अंदर चली गई। वॉश हैंड आफ्टर हैंडलिंग, आप जब हैंडलिंग कर लोगे तो आपको क्या करना है, उसको वॉश कर देना है। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंट हजार्ड्स जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर होते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपके डिवीजन की बेसिस पे इनको बांटा गया है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम आपका कल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 26 मिनट हो गया, ठीक है। तो आपका इतना पढ़ लीजिएगा आज, और बाकी हम आपका जो बचा हुआ चैप्टर है, रिमेन चैप्टर है, वो आपका कल करेंगे। इसमें आपके कुछ आपके प्रिकॉशंस रह गए हैं और थोड़ा बहुत, और आपके कुछ सेफ्टी मेजर्स रह गए हैं, ठीक है, कि आपको सेफ्टी किस टाइप से करना है, तो वो हम पढ़ेंगे आपका कल। आज आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।